Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 13, Aurangzeb and the Regional Kingdoms. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We start part 2 with this topic, conflict with the Marathas. बेटा अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि औरंगज़ेब बहुत लंबे टाइम तो रूल करते हैं, पर बेटा उनकी रीन का मैक्सिमम टाइम रिवोल्ट्स को, रिबेलियन को सप्रेस करने में निकल जाता है। कभी वो राजपूत के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी सिख के साथ, तो कभी अफगानियों के साथ। अब हम देखेंगे उनके एक और बहुत बड़े एनिमी को, जो थे मराठास। जैसे सिख और जाट नॉर्थ में औरंगज़ेब को परेशान किए हुए थे, वैसे ही डेक्कन में एक सबसे बड़े दुश्मन थे औरंगज़ेब के, वो थे मराठास। बात क्लियर हुई? देखो, नॉर्थ में कौन कौन परेशान कर रहा है औरंगज़ेब को? जाट, सिख। नॉर्थ वेस्ट में और चले जाओ तो अफगानी। पर डेक्कन में कौन दुश्मन बना बैठा था? वो थे मराठास। और ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स की तरह एमर्ज होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। ठीक है, शिवाजी की लीडरशिप में मराठा एम्पायर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि औरंगज़ेब को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने लगता है इनको डिफीट करना। ठीक है, ये कब की बात करें हम बेटा? मिड 17th सेंचुरी की। मिड 17th सेंचुरी बोले तो हम बात करें 1650s के टाइम की। ठीक है, 17th सेंचुरी 1650s की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? औरंगज़ेब वॉज नेवर एबल टू कम्प्लीटली क्रश द मराठास, और अपनी इतनी एनर्जी, इतना पैसा, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी औरंगज़ेब कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता, क्रश नहीं कर पाता मराठास को। बेटा चेक पॉइंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मराठास को। प्राइमरली जो मराठास थे वो हिली रीजन के रेसिडेंट थे, जिसे आज हम प्रेजेंट डे पूना कहते हैं, है ना, कोंकण इन डेक्कन। तो ये जो टेरेन था वो हिली तो था ही था, बहुत ज़्यादा रग्ड था। मतलब इतना इजी यहाँ पर प्लानिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, रोड्स बनाना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत रग्ड टफ टोपोग्राफी थी। हिली रीजन था। आज का जहाँ पूना है वहाँ की बात हम कर रहे हैं, कोंकण जहाँ है हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो इनको जो मराठास थे, शुरुआत में इन्हें एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट मिली हुई थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा सल्तनत। तो बीजापुर सल्तनत जहाँ थी, गोलकोंडा सल्तनत जहाँ थी, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोजीशंस मिली हुई थी। किसको? मराठास को। जो मराठास थे वो बहुत एक्सीलेंट वॉरियर थे, अच्छे लड़ाका हुआ करते थे। बहुत सारे जो मराठा चीफ थे उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस रीजन के ऊपर। पर मराठा बहुत ज़्यादा वेल्थ को भी होल्ड करते थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी इनके पास थी, पर कोई वेल डिफाइंड मराठा स्टेट नहीं था। मराठास बहुत अच्छे वॉरियर थे बेटा, पर एक टाइम था जब ऐसी कोई वेल डिफाइंड टेरिटरी नहीं थी जिसको हम मराठा स्टेट बोल पाए। ठीक है, तो भाई फिर मराठा एम्पायर किसने बनाया? एक वेल डिफाइंड टेरिटरी किसने बनाई मराठास के लिए? तो उसका श्रेय जाता है शिवाजी को। द पर्सन हु हैज़ क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड मराठा स्टेट वॉज शिवाजी। तो मराठा एम्पायर बनने का क्रेडिट हम किसको देते हैं? शिवाजी को। अब हम पढ़ेंगे अर्ली कन्फ्लिक्ट्स विद बीजापुर। शिवाजी कब बॉर्न हुए बेटा? 1627 CE में। कहाँ पर हुए? पूना के पास, जिसे आज हम पुणे कहते हैं। इनके जो पापा जी थे उनका नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, और ये ऑफिशियल थे बीजापुर के कोर्ट में। बीजापुर के कोर्ट में ऑफिशियल की तरह काम करते थे शाहजी भोसले। कौन थे ये? शिवाजी के पापा थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ बेटा? 1627 में। कहाँ हुआ? पूना में, आज जिसे हम पुणे कहते हैं। जब शिवाजी 18 ईयर के हुए तो इन्होंने अपने मिलिट्री स्किल्स को प्रूव किया। बहुत बढ़िया ये मिलिट्री पर्सनल बने बेटा। जब शिवाजी सिर्फ 18 साल के थे तो उन्होंने प्रूव किया अपनी मिलिट्री स्किल्स को कि भाई मैं बहुत अच्छा लड़ाका भी हूँ, अच्छी तरह प्लानिंग कर सकता हूँ। ये कभी प्रूव कर दिया था उन्होंने 18 ईयर्स की एज में। एक बार जब बीजापुर के सुल्तान बीमार हो जाते हैं तो शिवाजी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और अपने लॉयल फॉलोअर्स के एक स्मॉल बैंड को इकट्ठा करते हैं।
ठीक है, मतलब जो उनके लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, जो शिवाजी की बात बहुत ज़्यादा मानने वाले जो आपस में जो लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करके ये कैप्चर कर लेते हैं। बहुत सारे हिल फोर्ट्स, मतलब हिल के ऊपर बने हुए जो किले थे उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कहाँ के? पुणे के, ठीक है। और कौन सी टैक्टिक का यूज़ करते हैं बेटा ये किलों को जीतने के लिए? गुरिल्ला वॉरफेयर। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है बेटा? जब आपकी आर्मी छोटी है और सामने आर्मी बहुत बड़ी है और आपको पता है कि सीधे लड़के आप इनसे जीत नहीं पाओगे। अच्छा एक बात और, गुरिल्ला वॉरफेयर कहाँ पर ही हो सकता है बेटा? जहाँ माउंटेनियस रीजन हो या जहाँ फॉरेस्ट रीजन हो। अगर आप सोचो कि हल्दी घाटी के प्लेन में, हस्तिनापुर के प्लेन में अगर आप क्या कर सकते हो गुरिल्ला वॉरफेयर, तो पॉसिबल नहीं है। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए रवाइन वैली चल जाएंगी, हिली एरियाज चल जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया चल जाएंगे। इसमें होता क्या है बेसिकली, आप छुप छुप के अटैक करते हो। जो छोटी आर्मी होती है वो छुप छुप के बड़ी आर्मी के ऊपर अटैक करती है, जिससे बड़ी आर्मी को यही नहीं पता चलता कि मुझे किसके ऊपर अटैक करना है और मेरे ऊपर कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं। इसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप छुप के अटैक करना। तो इन्होंने बढ़िया तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ किया और बहुत सारे हिल फोर्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। ही ब्रॉड द पावरफुल मराठा चीफ्टन ऑफ विजापुर अंडर हिज कंट्रोल, और विजापुर के जो मराठा चीफ थे उन्हें भी अपने कंट्रोल में कर लिया। शिवाजी की पावर इतनी बढ़ती गई कि विजापुर शिवाजी को एक थ्रेट की तरह, चेतावनी की तरह देखने लगे, उनसे डरने लग गए। जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्होंने बड़ी सी आर्मी को भेजा अफजल खान की लीडरशिप में और कहा कि जाओ शिवाजी को कैप्चर करके लाओ, भले ही मरा हुआ या जिंदा, पर कैप्चर करके ही लाना। अफजल खान प्राइवेट मीटिंग के लिए कहते हैं शिवाजी से कि आओ प्राइवेट मीटिंग करेंगे। शिवाजी को पहले ही शक हो जाता है कि हो सकता है मेरे लिए कोई जाल बिछा रहा हो। वो एक शार्प वेपन लेके जाते हैं अंडर हिज आर्म, ठीक है, अपने पास वो एक बहुत ही शार्प वेपन लेके जाते हैं। जब वो बीजापुर के कमांडर से मिलते हैं, अफजल खान उन्हें एम्ब्रेस करता है और उन्हें स्ट्रैंगल, दबाने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। तो शिवाजी अफजल खान को ही मार देते हैं अपने वेपन से, जो उन्होंने अपने गारमेंट में रखा था, ठीक है। तो जब अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ऑर्डर देते हैं कि जाओ शिवाजी को मरा हुआ है या जिंदा पकड़ के ले आओ, अफजल खान शिवाजी से कहते हैं चलो हम एक प्राइवेट मीटिंग कर लेते हैं। शिवाजी को पहले ही शक हो जाता है, शिवाजी कहते हो सकता है मेरे लिए जाल हो। तो शिवाजी एक वेपन को अपने गारमेंट्स के अंदर लेके जाते हैं। अफजल खान शिवाजी को एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, स्ट्रैंगल मतलब दबा कर मारने की कोशिश करता है। तो शिवाजी अपना वो हथियार जो उनके पास था उसे निकाल कर अफजल खान को मार देते हैं। अब तो जो मराठा के ट्रूप्स थे वो अटैक कर देते हैं लीडरलेस आर्मी ऑफ विजापुर। विजापुर के जो वो थे कौन, कमांडर, उन्हें तो मार चुके थे शिवाजी, क्योंकि जो सुल्तान थे बीजापुर के उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी भेजी थी ना अंडर द लीडरशिप ऑफ अफजल खान, है ना, कि जाओ शिवाजी को जिंदा या मरा पकड़ लाओ। पर अफजल खान पहले अकेले में मिलते हैं और मारे जाते हैं। अब आर्मी के पास अफजल खान मतलब उनके कमांडर ही नहीं है, तो वो आर्मी जो लीडरलेस हो उसे हराना बहुत आसान होता है। और बीजापुर की आर्मी को पूरी तरीके से हराया शिवाजी ने। लीडरलेस आर्मी थी, जल्दी बेचारी हार गई पूरी तरीके से। शिवाजी की विक्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इम्पॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस थे। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट थी। ही वॉज एबल टू सिक्योर लार्ज वॉर बूटी। बूटी का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी खजाना वगैरह मिल जाता है, क्योंकि अब शिवाजी जीते थे, वो लोग हारे थे, तो एक बहुत बड़ी बूटी शिवाजी को मिल जाती है, जिसमें आर्म्स होते हैं, मतलब हथियार होते हैं, एमिनेशन होता है, आर्टिलरी, तोप होती हैं और वॉर एलिफेंट। देखो बेटा लीडरलेस आर्मी थी, जल्दी से हार गई, तो जो वॉर एलिफेंट्स थे वो भी मिल गए शिवाजी को, हॉर्सेस मिल गए, बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिल गए, तोपें मिल गई जो शिवाजी के पास नहीं थी, आर्म्स, एमिनेशन मिल गए। जो सुल्तान थे विजयपुर के, उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ा शिवाजी को एज द रूलर ऑफ ऑल हिज टेरिटरी। जितनी भी टेरिटरी शिवाजी ने एक्वायर कर ली थी उन सब का रूलर मान लिया गया उनको, किसके द्वारा? बीजापुर के सुल्तान के द्वारा, ठीक है। जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्हें फोर्स किया गया कि भाई वो एक्नॉलेज करें शिवाजी को एज द रूलर ऑफ ऑल हिज टेरिटरी। औरंगज़ेब हु हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, अभी अभी औरंगज़ेब ने थ्रोन असेंड किया था दिल्ली का, वो भी इस बात से अवेयर था, इस बात से सजग था कि भैया मराठा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी।
अब हम पढ़ेंगे बेटा डिफीट ऑफ शाइस्ता खान एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर। औरंगज़ेब मुग़ल फोर्सेस को भेजते हैं अंडर जनरल शाइस्ता खान। शाइस्ता खान की लीडरशिप में मुग़ल फोर्सेस अब आती हैं मराठा एम्पायर पे अटैक करने के लिए और मराठा थ्रेट को पूरी तरह कर्व करने के लिए। शाइस्ता खान कैंप करते हैं पुणे में। एक रात वो पुणे में एंटर हो जाते हैं 400 सोल्जर्स के साथ और ऐसा दिखाते हैं कि वो मैरिज पार्टी के लिए आए हैं। ठीक है। One night he entered Pune with 400 soldiers who had disguised themselves as member of marriage party। और कैसे दिखाते हैं कि वो मैरिज पार्टी के मेंबर हैं। शाइस्ता खान का जो बेटा था वो मारा जा चुका था और उसकी आर्मी भी हार गई थी, पर वो जैसे तैसे बच के निकल जाता है और 1 साल बाद शिवाजी कैप्चर कर लेते हैं द पोर्ट ऑफ सूरत। अब बेटा शिवाजी को दूसरी विक्ट्री मिली। शाइस्ता खान की लीडरशिप में जो आर्मी आई थी उसे भी हरा दिया। दूसरी विक्ट्री मिल गई शिवाजी को। बोथ द विक्ट्रीज वर इम्पॉर्टेंट फॉर शिवाजी। दोनों ही विक्ट्री शिवाजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, पर मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि उसकी इतनी बड़ी आर्मी को किसने हरा दिया? मराठास ने हरा दिया। एम्परर तो छोड़ो, मराठास ने हरा दिया। तो मुगल्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था ये, क्योंकि मुग़ल की आर्मी भैया द माइटी आर्मी, और उसको शिवाजी जो अभी थोड़े दिन पहले ही अपने राज्य को बनाते हैं, थोड़ी बहुत आर्मी इनके पास होती है, उनसे हार जाना बड़ी बात थी, शर्मनाक हार थी औरंगज़ेब के लिए। एम्परर औरंगज़ेब ने अपने पावरफुल जनरल राजा जय सिंह को भेजा कि जाओ, तुम जाओ और अब तुम शिवाजी को हराओ। जो मुग़ल फोर्सेस थी उन्होंने पुरंदर फोर्ट को सीज़ किया। जो मराठा थे बहुत बढ़िया तरीके से लड़े, पर फाइनली उन्हें अपनी हार देखनी पड़ी और शिवाजी ट्रीटी साइन करते हैं। कौन सी ट्रीटी बेटी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कब? 1665 में। राजा जय सिंह जब आते हैं शिवाजी को हराने, बढ़िया तरीके से लड़ते हैं शिवाजी के सैनिक, पर फाइनली उन्हें हार देखनी पड़ती है और फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कब? 1665 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी को 23 फोर्ट्स मुगल्स को देने पड़ते हैं और मुग़ल एम्परर की सुज़ेरनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बेटे ये जो वर्ड सुज़ेरनिटी है इसका मीनिंग होता है आधिपत्य। मुग़ल एम्परर के आधिपत्य को, ओवरलॉर्डशिप को शिवाजी को एक्सेप्ट करना था। ये एक कंडीशन थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर की और 23 फोर्ट्स उन्हें मुगल्स को देने पड़ गए। ठीक है। तो 2 बार शिवाजी जीते, 1 बार शिवाजी हार गए जब मुगल्स ने किसको भेजा लड़ने के लिए? राजा जय सिंह को। शिवाजी वॉज परसुएडेड टू मीट एम्परर औरंगज़ेब इन आगरा। शिवाजी को मनाया गया कि चलो आप हमारे राजा से आगरा में मिलो। ठीक है। पर जब शिवाजी आगरा पहुँचे तो उन्हें जो ट्रीटमेंट मिला वो बहुत ही ख़राब था, बहुत इंडिफरेंट था। ठीक है। उन्हें हाउस अरेस्ट में रख लिया गया। कौन रखने वाले कौन थे? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने शिवाजी को हाउस अरेस्ट में रख लिया, पर जैसे तैसे मैनेज करके शिवाजी वहाँ से भाग निकले। जब शिवाजी वापस आए तो उनके सामने अलग चैलेंजेस थे। शिवाजी रिन्यूड हॉस्टिलिटीज़ विद द मुग़ल फोर्सेस एंड मैनेज टू रिकैप्चर। फिर शिवाजी ने सोचा कि वापस से मैं सबसे लड़ूंगा और उन्होंने बढ़िया तरीके से लड़ाई की, हॉस्टिलिटीज़ की और अपने फोर्ट्स को रिकैप्चर कर लिया। ठीक है। जो फोर्ट उन्हें देने पड़े थे ना मुगल्स को, वो किले उन्होंने वापस ले लिए विदिन 4 ईयर। औरंगज़ेब ने उन्हें वहाँ बुलाया, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा, पर शिवाजी वहाँ से भाग निकले। भाग निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो बदला लूँगा, जो भी मेरे सामने चैलेंजेस हैं उनसे डरूंगा नहीं, और फिर उन्होंने 4 साल के अंदर सारे फोर्ट को रिकैप्चर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा कोरोनेशन। कोरोनेशन बोले तो ताजपोशी, तिलक होना, राज तिलक होना। शिवाजी अपने आप को क्राउन कर लेते हैं। ठीक है। मराठा किंग बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? 1674 में। 1674 में शिवाजी क्राउन कर लेते हैं अपने आप को। कहाँ पर? रायगढ़ में। मतलब अब ये राजा बन चुके थे। इन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया जिसका मीन था सुप्रीम लीडर ऑफ द मराठास। इसके तुरंत बाद ही इन्होंने बड़े बड़े एक्सपीडिशन किए साउथ इंडिया में। पहले जिंगी जीता, फिर वेल्लोर जीता और उसके बाद कर्नाटका के बहुत सारे किले जीत लिए। इनकी डेथ रायगढ़ में ही होती है 1680 में, पर इतने शॉर्ट स्पेन में ये मराठा किंगडम को बना देते हैं
जो वेस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करती है लगभग पूरी सेंचुरी। अंडर हिज सक्सेसर, एक की डेथ होगी दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाएगा, अंडर डिफरेंट डिफरेंट सक्सेसर 100 साल तक फिर मराठास रूल करते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो मराठा की पॉलिसी थी वो सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड थी। मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइज सिस्टम है या ऑटोक्रेटिक सिस्टम है तो किसी की सुनी ही नहीं जाएगी, कुछ भी डिसीज़न लेंगे राजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। सेंटर में किंग होते थे। किंग को असिस्ट करने के लिए पूरा काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स होता था जिन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था बेटा? अष्टप्रधान। टू असिस्ट द किंग, राजा को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान, और हर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था खुद शिवाजी के द्वारा, और वो शिवाजी के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल होता था। 8 डिपार्टमेंट्स थे, हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। ये हर एक मिनिस्टर के पास अष्ट मतलब होता है 8 डिपार्टमेंट है, 8 डिपार्टमेंट का एक एक हेड है। जो हेड होता था अष्टप्रधान का उसे कहा जाता था पेशवा। अष्टप्रधान मतलब 8 डिपार्टमेंट है, 8 डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड हैं, और अष्टप्रधान का हेड होता था पेशवा। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते थे अष्टप्रधान के, जैसे सेनापति। सम इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ द अष्टप्रधान वर सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, पंडित राव एक चीफ प्रीस्ट होता था, न्यायाधीश चीफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता था। शिवाजी ने बेटा जो शिवाजी थे उन्होंने अपनी टेरिटरी को, जिस पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, उस टेरिटरी को डिवाइड कर रखा था 3 प्रोविंसेस में, और हर प्रोविंसेस को प्लेस किया गया था एक वाइसरॉय के अंदर। देखो शिवाजी डिवाइडेड द टेरिटरी डायरेक्टली अंडर हिज रूल स्वराज इनटू 3 प्रोविंस। जहाँ उनका डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ पर उन्होंने 3 प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था, और हर टेरिटरी किसके कंट्रोल में थी? वाइसरॉय के कंट्रोल में थी। ही फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंसेस इनटू प्रांत, और हर प्रोविंस प्रांत में डिवाइडेड था, ईच ऑफ विच सब डिवाइडेड इनटू परगना एंड तरफ्स। पहले 3 में डिवाइडेड है, 3 से फिर प्रांत बनेंगे, प्रांत से परगना और तरफ। जो लोएस्ट यूनिट हुआ करती थी वो विलेज हुआ करती थी, और हर विलेज का एक होता था हेडमैन जिसे हम पटेल भी कहते थे। बेटा अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू सिस्टम को। तो शिवाजी का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ही साउंड था, बहुत ही अच्छा था। बेटा कैसे किया जाता था रेवेन्यू का असेसमेंट? आफ्टर केयरफुल एनालिसिस सर्वे, ठीक है। लैंड को क्लासीफाई कर दिया था उन्होंने कि भाई ये ज़मीन बहुत अच्छी है, इसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम है, इसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, तो भाई हर ज़मीन पे हम एक जैसा टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। बहुत केयरफुल एनालिसिस केयरफुल सर्वे के बाद बनाई गई थी शिवाजी की रेवेन्यू पॉलिसी। तो जो असेसमेंट था रेवेन्यू का वो केयरफुल सर्वे के बाद होता था। लैंड को क्लासीफाई किया जाता था उसकी क्वालिटी और यील्ड को देख के। क्वालिटी मतलब ज़मीन कितनी अच्छी क्वालिटी की है, यील्ड बोले तो वहाँ पर प्रोडक्शन कितना अच्छा होता है। तो आप लैंड की क्वालिटी देखते थे, उसकी यील्ड को देखते थे, उस हिसाब से उसको क्लासीफाई करते थे, और फिर ही रेवेन्यू उसके ऊपर इम्पोज किया जाता था। मतलब जो टैक्स का अमाउंट है बताया था, अभी आप इस ज़मीन के मालिक हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, आप इस पर इतना टैक्स देंगे। अच्छा आप इस ज़मीन के मालिक हैं, ये थोड़ी कम फर्टाइल है, आप थोड़ा कम टैक्स देंगे। जो शेयर होता था स्टेट का वो फिक्स था 2/5। कितना? 2/5। तो सपोज़ करो आपने 100 क्विंटल्स ग्रो किया है तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा बेटा? 40 क्विंटल, ठीक है। 100 क्विंटल अगर आपका टोटल प्रोडक्शन है तो 40 क्विंटल किसको चला जाएगा? किंग को चला जाएगा। 2/5 क्लियर है? चलो तो जो शेयर होता था स्टेट का वो फिक्स था 2/5 ग्रॉस प्रोड्यूस का। जो कल्टीवेटर्स होते थे उन्हें ऑप्शन दिया जाता था कि भाई आप चाहो तो अपने टैक्स का पेमेंट जो रेवेन्यू हमने आपके ऊपर इम्पोज किया उसे कैश में पे कर दो या काइंड में पे कर दो। मतलब आप उस 40 क्विंटल ये वीट है, राइस है, उसको मार्केट में सेल करके उससे कैश ले लो और फिर हमें कैश दे दो, या तो आप 40 क्विंटल सीधे हमें दे दो। तो कैश में भी पे कर सकते थे और काइंड में भी पे कर सकते थे रेवेन्यू। तो बेटा लैंड रेवेन्यू के अलावा भी शिवाजी के पास अदर सोर्सेज थे इनकम के। इसमें चौथ और सरदेशमुखी आता था। ये दोनों ही टैक्स मराठा एम्पायर लगाती थी और उन टेरिटरीज पे लगाती थी जो मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं थी।
ठीक है। अब वो टेरिटरीज क्यों पे करेंगी टैक्स शिवाजी को, जो मराठा एम्पायर का पार्ट ही नहीं है बेटा। शिवाजी उन्हें इंश्योर कराते थे कि हम आपकी टेरिटरी को कभी लूटेंगे नहीं, प्लंडर नहीं करेंगे, आपकी टेरिटरी को कभी एनेक्स नहीं करेंगे, अगर आप हमें चौथ और सरदेशमुखी देते रहेंगे तो। ठीक है। ये जो टैक्सेस थे ये उन रीजन्स पे लगाए जाते थे दैट वर आउटसाइड द मराठा किंगडम, मराठा किंगडम के बाहर जो एरियाज थे उनके ऊपर लगाए जाते थे। चौथ का अमाउंट होता था 1/4, दैट इज 25%। आपने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया है आप उसका 25% किसको दे देंगे, शिवाजी को। ठीक है, मराठा एम्पायर को दे देंगे। सो आपके टोटल रेवेन्यू का 25% दैट इज 1/4 चौथ की फॉर्म में चला जाएगा रूलर के पास, दैट इज़। और ये पे कौन करेंगे, वो एरियाज जो मुग़ल कंट्रोल में है, नॉमिनल मुग़ल कंट्रोल में है। डेक्कन सुल्तान जो है, मतलब किंगडम को इंडिपेंडेंटली डेक्कन सुल्तान रूल कर रहे हैं, मुग़ल एम्पायर अपना रूल अलग कर रही है, पर वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स के ऊपर भी चौथ और सरदेशमुखी लगता था। नहीं तो शिवाजी बोलते थे भाई कल हम एक्सपांशन करने लगेंगे टेरिटोरियल, हम आपकी टेरिटरी को भी अपनी कंट्रोल में करेंगे, इससे बेटर है कि आप हमें ये देते रहें। सरदेशमुखी एडिशनल लगाया जाता था, 25% तो आपको देना ही पड़ता था, पर उसके बाद भी आपको 10% और देना पड़ता था। ये भी वही लोग देंगे जो शिवाजी के कंट्रोल के बाहर वाले जो एरियाज़ में हैं, है ना, आउटसाइड द मराठा किंगडम। शिवाजी अपने आप को क्लेम करते थे कि वो हेरिडेटरी सरदेशमुखी हैं। सरदेशमुख बोले तो चीफ एडमिन हैं पूरे मराठा कंट्री के। ये जो टैक्स था ये लिवाई होता था उन रीजन्स पे, वो एरियाज़ पे जो मराठा किंगडम के बाहर थे, आउटसाइड थे। और भाई आउटसाइड वाला टैक्स क्यों दे रहा है, फिर से सुनो, प्रोटेक्शन मनी था ये। किस, जो सरदेशमुखी और चौथ है ये क्या है, प्रोटेक्शन मनी। आप शिवाजी को ये प्रोटेक्शन मनी दे करके अपने एरिया को शिवाजी के प्लंडर से, शिवाजी के एनेक्सेशन से बचा रहे हो। एम आई क्लियर है बेटा? कुछ भी नहीं, बस इतना समझो कि आप एक रेगुलर टैक्स तो अपने किंग को दे ही रहे हो, भले आप दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में हो तो दे रहे हो, डेक्कन सुल्तान के कंट्रोल में हो तो उसको दे रहे हो। चलो ये तो आपने दे दिया, अब आपको एक और टैक्स देना है, जो किसको देना है, शिवाजी को देना। भाई वो क्यों देना है, क्योंकि शिवाजी आपसे ये टैक्स लेने के बाद आपकी एरिया को कनकर नहीं करेंगे, पीस मेंटेन रहेगा, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, है ना। हर कोई चाहता है भैया लड़ाई वड़ाई नहीं हो, भैया आपको इतना टैक्स लेना आप ले लो, पर हमारे ऊपर अटैक मत करना। इस टाइप के टैक्स थे चौथ और सरदेशमुखी। क्लियर है? चलो, शिवाजी को आप प्रोटेक्शन मनी देते हो तभी आप शिवाजी की फोर्सेस से बचे रहोगे, वो आपको प्लंडर नहीं करेंगी, लूटेंगी नहीं, आपकी टेरिटरी को रेड नहीं करेंगी। अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो जो मराठा आर्मी थी शिवाजी के टाइम पर वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। ये अपनी मोबिलिटी के लिए, अपनी स्पीड के लिए जानी जाती थी। ठीक है, बहुत ही स्पीड से लड़ते थे मराठा मिलिट्री पर्सनल। जो आर्मी थी उसके 3 डिवीज़न हुआ करते थे। कैवलरी मतलब घुड़सवार, घोड़े पे बैठने वाले जो सैनिक होते हैं उन्हें बोलते हैं कैवलरी। इन्फेंट्री जो बेचारे वो तलवार और भाला हाथ में लेकर के दौड़ते हुए जाते हैं ना, आप लोगों ने बाहुबली में देखा था, जो सबसे आगे भाग भाग के जाते हैं वो। और आर्टिलरी मतलब तोपची, जो तोपों के साथ चलते हैं। तोप देखी होंगी ना आपने, आर्टिलरी देखी होंगी ना, इस टाइप की रहती हैं। यहाँ पर से गोला हम दागते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पूरा बेस बना हुआ होता है। तो शिवाजी की जो आर्मी थी उसके 3 डिवीज़न थे, कैवलरी घुड़सवार, इन्फेंट्री पैदल चलने वाले, कैवलरी तोपची जो तोपों के साथ चलते थे। जो सोल्जर्स होते थे मराठा आर्मी के उन्हें कैश में पे किया जाता था, और रैंक एक ग्रेडेड सिस्टम था रैंक का, मतलब प्रॉपर रैंक अलॉटेड थी सोल्जर्स को। जो मराठास थे बहुत फेमस थे किसके लिए, गुरिल्ला वॉरफेयर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया ना, छुप छुप के अटैक करने वाली जो टैक्टिक्स होती है उसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। ये अटैक करते थे एनिमी पे सडनली और उन्हें पकड़ लेते थे, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी होता ही नहीं था। मतलब बेटा ये लोग छुप छुप के अटैक करने में ज़्यादा बिलीव रखते थे, क्योंकि इनके पास सच में उतने नंबर में आर्मी नहीं हुआ करती थी। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचते थे। जो एनिमी की फोर्सेस होती थी वो अनफेमिलियर थी उस टेरेन से। हमने पहले बोला ना, हिली टेरेन है, रग्ड टेरेन है, तो वो कभी भी इनको जीत नहीं पाई पूरी तरीके से। Hence their knowledge of the hilly terrain served them well। और इनका जो नॉलेज था बेटा इस हिली ट्रेन का, जो छोटी छोटी हिल्स थी उस पर किस हाइट से हम किसको देख सकते हैं, किसको मार सकते हैं, इसका अच्छा खासा फ़ायदा इन्हें मिला।
अब हम पढ़ेंगे एन एस्टीमेट ऑफ शिवाजी। शिवाजी ने 35 ईयर्स रूल किया और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवोट किया एक स्ट्रॉन्ग मराठा आर्मी बनाने में, स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर बनाने में। इन्होंने इंश्योर किया कि जो लोग इनके किंगडम में रहते हैं उनका वेलफेयर होता रहे। शिवाजी बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे और सबसे बड़ी बात बेटा, हार्ड वर्क एक तरफ रह जाता है, आपका इंटेलिजेंट होना एक तरफ रह जाता है, अगर आपके अंदर करेज वाला फैक्टर ना हो तो। साहसी भी थे, मेहनत भी करते थे, इंटेलिजेंट भी थे, कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट इनके पास नहीं था, फिर भी इन्होंने इतना बढ़िया मराठा किंगडम, इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बना लिया। ये डिवोट हिंदू थे, फिर भी ये मुस्लिम्स को बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। इनके आर्मी में बहुत सारे डेक्कनी मुस्लिम थे जो आर्मी को सर्व करते थे। ये कहा जाता था कि शिवाजी बहुत इंस्पायर थे तुकाराम की टीचिंग से, रामदास की टीचिंग थे और इनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस थी और ये हमेशा रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वॉरियर थे, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, बढ़िया प्रशासक थे, बढ़िया लड़ाका थे। इन्होंने स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, बढ़िया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू एक मजबूत मराठा एम्पायर को बनाया। एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके टाइम में। लेटर कन्फ्लिक्ट्स विथ औरंगजेब। बेटा, जैसे ही मुगल्स ने एनेक्स किया बीजापुर और गोलकोंडा को, बीजापुर को कब हथिया लिया मुगल्स ने? 1686 में। गोलकोंडा को कब जीत लिया? 1687 में। अब जब बीजापुर और गोलकोंडा डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए औरंगजेब के, तो अब मराठास से वो करेंगे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्योंकि जब तक बीजापुर गोलकोंडा औरंगजेब के कंट्रोल में नहीं थे तो भाई सीधे कैसे लड़े। पर अब तो बीजापुर भी गया, गोलकोंडा भी गया, अब सीधे सीधे औरंगजेब किससे कन्फ्रंट करेंगे? मराठा से कन्फ्रंट करेंगे। जो एनेक्सेशन हुआ इन दो रीजंस का, इससे ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया औरंगजेब के लिए कि वो टेरिटरीज़ को कंट्रोल कर पाए साउथ में। क्यों दिक्कत हो गई बेटा? देखो, जब एरिया इतना बड़ा हो गया है, नॉर्थ तो जैसे तैसे औरंगजेब फिर भी संभाल रहे थे, पर अब साउथ में भी, फार साउथ में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। अब हम पढ़ेंगे वॉर विद द मराठास। 1689 में औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को, जो कि उनका सक्सेसर था संभाजी, उसे कैप्चर कर लिया, उसे मार दिया और जो मराठा की कैपिटल थी उसे ऑक्यूपाई कर लिया मुगल्स ने। संभाजी का जो बेटा था शाहू और उसकी जो बची हुई फैमिली थी, उसे पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया। ओनली जो राजा राम थे वो एस्केप कर गए थे, वहाँ से भागने में सफल हुए थे। फिर से ध्यान से सुनो, 1689 में औरंगजेब ने शिवाजी के जो बेटे थे, उनके जो सक्सेसर थे संभाजी, उसे कैप्चर कर लिया, उन्हें मार भी दिया और जो मराठा कैपिटल थी उसे कंट्रोल में कर लिया मुगल्स ने। संभाजी के जो बेटे थे शाहू जी और जो बची हुई फैमिली थी उसे जेल में डाल दिया गया। सिर्फ राजा राम वहाँ से भागने में सफल हुए। राजा राम कौन थे बेटा? यंगर ब्रदर थे संभाजी के, ठीक है। तो वो स्ट्रगल करते रहे मुग़ल डोमिनेशन के ख़िलाफ़, ठीक है। उन्होंने मराठा आर्मी को भी लीड किया, मुगल्स को रेड किया, प्लंडर किया, उन्हें लूटा, उनकी टेरिटरीज़ को लूटा। जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी जो विडो थी ताराबाई, वो कंटिन्यू फाइट करती रही नेक्स्ट 18 ईयर। तो ताराबाई को भी आपको बहुत याद रखना है। क्यों? क्योंकि मेल तो लड़ते हैं वो ठीक है, पर ताराबाई भी 18 साल लड़ती रहीं। औरंगज़ेब अब 80 ईयर्स के हो गए थे और औरंगज़ेब नाउ 80 रिफ्यूज़ टू नेगोशिएट पीस टर्म्स एंड स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ इन कंस्टेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर विथ मराठा फोर्सेस। औरंगज़ेब जो 80 साल के हो गए थे, उन्होंने फिर भी नेगोशिएशन की बात नहीं की, है ना, और वो कंटिन्यू मराठा से लड़ते रहे और औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है कब बेटा? 1707 में, 1707 CE में डेथ हो जाती है किसकी? औरंगज़ेब की। हम देखेंगे बेटा क्या आउटकम निकला
इस लॉन्ग कन्फ्लिक्ट का। तो ये जो प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम चलने वाला कन्फ्लिक्ट था मराठास के साथ, उसके एडवर्स इम्पैक्ट हुए मुग़ल एम्पायर पे। देखो मुग़ल एम्पायर ऑलरेडी इतना बड़ा था कि थोड़ा बहुत एरिया अगर इनके पास नहीं भी आता तो काम चल जाता, पर एक मराठा एम्पायर को हथियाने के चक्कर में जो रिसोर्सेज इन्होंने वेस्ट किए, जो टाइम एनर्जी इन्होंने लगाई, उससे मुग़ल एम्पायर को एडवर्स इम्पैक्ट देखना पड़ा। ठीक है, जो औरंगज़ेब थे, अच्छा एक बात और सुन लेना बेटा ज़रा, देखो यहाँ पर मराठा एम्पायर है, ठीक है। अब गोलकोंडा और बीजापुर आने के साथ साथ क्या हो गया था, मराठा एम्पायर के लिए भी थोड़ी मुश्किलें हो गई थी, और थोड़ी मुश्किलें किसके लिए भी हो गई थी, हमारे औरंगज़ेब के लिए भी, कि भाई इतने बड़े एरिया को अब फार साउथ में जाके वो कैसे मैनेज करेंगे। चलो, औरंगज़ेब ने लॉन्ग ड्रॉन स्ट्राइव की मराठास के साथ, जिससे उनकी इंपीरियल ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, पूरी तरह खाली हो गई थी। बेटा जब ये लंबे टाइम तक अपनी कैपिटल से बाहर रहे ना, तो क्यों कहाँ रहे, साउथ में रहे, है ना। उनको किसी ना किसी तरीके से मराठा एम्पायर को हराना ही था, इसलिए वो दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ चले गए, साउथ में चले गए। तो कैपिटल में जो अथॉरिटीज़ थी, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो करप्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरी तरह चौपट हो गया। तो इनके लंबे एब्सेंस से जो कैपिटल थी वो वीक पड़ गई, मतलब जो राजधानी होती है, वहाँ के जो नियम कानून होते हैं वो सब चौपट हो गए, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ख़त्म हुआ। बहुत सारे जो नॉवेल्स थे वो रिबेल करने लगे, और एक टाइप से हमने देखा कि पूरे मुग़ल एम्पायर में डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, कानून की कमी दिखाई पड़ी, कोई फॉलो नहीं कर रहा था रूल्स रेगुलेशन को। जो मुग़ल आर्मी थी वो भी म्यूटनी करने लग गई, म्यूटनी बोले तो विद्रोह करने लग गई, कहाँ पर, डेक्कन में। बहुत सारे जो रीजनल रूलर्स थे, जैसे कि जाट, सतनामीज़, उन्होंने भी अपनी पोजीशन को इसी टाइम में स्ट्रेंथन किया। देखो बेटा, जब आप 2 फुट पे लड़ते हो, यहाँ भी लड़ रहे हो और यहाँ भी लड़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही साइड आप जीत पाओगे और दूसरी साइड आपसे छीन ही ली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ कि जब साउथ में गए औरंगज़ेब, तो जाट्स हों, सतनामीज़ हों, इन्होंने अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन कर लिया। फिर मुग़ल एम्पायर का हम देखते हैं डिक्लाइन होता है, धीरे 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 करके डिक्लाइन की तरफ जाता है मुग़ल एम्पायर, कब, औरंगज़ेब की डेथ के बाद। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर आफ्टर हिज कोरोनेशन। जैसे ही ताजपोशी हुई थी औरंगज़ेब की, उसके बाद से ही औरंगज़ेब ट्राई कर रहे थे कि वो एम्पायर पे रूल करें ट्रूली इस्लामिक वे में, मतलब इस्लामिक रूल्स रेगुलेशंस आए। सो औरंगज़ेब ट्राइड टू मेक हिज रूल अ ट्रूली इस्लामिक वन। उसने डिसमिस कर दिया कोर्ट के म्यूजिशियंस को, पेंटर्स को। देखो अब वो इस्लाम तरीके से रूल करना चाहता है, उसने सारे म्यूजिशियंस को डिसमिस कर दिया, पेंटर्स को हटा दिया, वाइन को बैन कर दिया एक तरीके से, कि भाई वाइन अब मेरे कोर्ट में कोई नहीं लेगा। ओपीएम, अफीम का यूज़ कोई नहीं करेगा। ओपीएम आपको पता होगी ना, ड्रग जिससे बनता है, ओपीएम के यूज़ को मना कर दिया, वाइन पीने को मना कर दिया, पेंटर म्यूजिशियन को डिसमिस कर दिया। ये एक डिवाउट मुस्लिम था जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था बेटा। और ये वर्ड डिवाउट 2 बार आ चुका है, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो तो इसका मतलब होता है धर्मनिष्ठ, है ना। शिवाजी जैसे डिवाउट हिंदू थे, वो धर्मनिष्ठ हिंदू थे, ये धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे। और औरंगज़ेब ने सच में बहुत ही सिंपल लाइफ को लीड किया है। औरंगज़ेब ने अकबर की पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया था, ठीक है। दैट हैड ब्रॉट स्टेबिलिटी टू मुग़ल एम्पायर। अकबर की पॉलिसीज़ से ही तो स्टेबिलिटी आई थी बेटा मुग़ल एम्पायर में, पर औरंगज़ेब ने उन्हें रिवर्स कर दिया। जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था, तीर्थ यात्रा पे जाने वाला टैक्स, जजिया, उसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था, पर इसे रीइंट्रोड्यूस कर दिया औरंगज़ेब ने। आप एक हिंदू कंट्री में रहते हो, हिंदू कंट्री को रूल कर रहे हो, तो आपको रूल्स और रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। अकबर तभी तो सबसे ज़्यादा सफल रूलर रहे, है ना, ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर रहे, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज़ को हिंदूज़ के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया। जजिया उनके टाइम में एबलिश कर दिया गया था, पर औरंगज़ेब ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया। शुरुआत में औरंगज़ेब ने हाई पोस्ट दी हिंदू ऑफिशियल्स को, पर बाद में उन्होंने मुस्लिम ऑफिशियल्स को ही अपॉइंट किया सारी पोस्ट के लिए। तो जो राजपूत थे उनका सपोर्ट भी औरंगज़ेब को नहीं मिल पाया। औरंगज़ेब ने अपना दुश्मन सिखों को भी बना लिया था। औरंगज़ेब ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया, है ना। अपने सब्जेक्ट, अपनी प्रजा, प्रजा तो भाई तुम्हारी है, सब्जेक्ट तो तुम्हारे हैं ना, तुम राजा हो, तुम सबको इक्वली ट्रीट करो। पर उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फेथ मुस्लिम्स के साथ अलग ट्रीटमेंट किया, हिंदूज़ के साथ अलग ट्रीटमेंट किया।
और इसी वजह से मासेस में, कॉमन लोगों के बीच में बहुत अनपॉपुलर थे कौन? औरंगज़ेब। बेटा औरंगज़ेब ने बहुत लंबे टाइम रूल किया, ठीक है। बहुत सारे रूलर हुए मुग़ल एम्पायर के, उनमें से औरंगज़ेब भी एक थे और इन्होंने भी बहुत लंबे टाइम रूल किया, पर ये मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन को रोक नहीं पाए और इन्होंने डिक्लाइन की प्रोसेस को और ज़्यादा हैसन कर दिया, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो हुई। इन्होंने अपने टाइम में कैसे हैसन किया बेटा? बहुत सारी एंटी हिंदू पॉलिसीज़ लाकर। इनकी डेथ के बाद तो प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होने लगा मुग़ल एम्पायर का। अब जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि अब औरंगज़ेब की डेथ के बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। वो एरिया जो मुग़ल एम्पायर का हुआ करता था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता 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 सिर्फ कहाँ तक सिमट के रह गया? दिल्ली के आसपास तक सिमट के रह गया। मैं भी आपको मैप दिखाती हूँ कि औरंगज़ेब के टाइम में इतना बड़ा एरिया था जिसको औरंगज़ेब कंट्रोल कर रहे थे, पर ये एरिया दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गया आफ्टर द डिमाइज और डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के जो सक्सेसर थे उन्होंने बहुत लेविश लाइफ जी, बहुत मज़े किए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बहुत वीक थे, इनएफिशिएंट थे। बहुत सारे जो रीजन्स थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कि भाई मुग़ल एम्पायर तो डिक्लाइन हो रही है, इनके पास तो अब पावर है ही नहीं, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया। इंडिपेंडेंट है ना, प्रोक्लेम करना मतलब होता है घोषित करना, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो गए। बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम का राइज हुआ औरंगज़ेब के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद। इट वॉज ओनली विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, और बेटा फिर ब्रिटिश की विक्ट्री होती है। इट वॉज ओनली विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश दैट मेजर पॉलिटिकल पावर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर नियरली 300 ईयर्स ऑफ मुग़ल रूल। 300 साल के मुग़ल रूल के बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के उभरेंगे कौन? ब्रिटिशर्स। इतना बड़ा मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कैसे हो गया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन बने। औरंगज़ेब का जो रिलीजियस एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिंदूज़, ये उन्हें लेकर डूब गया, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हिंदू हैं उनका एंटी होकर आप ज़्यादा दिन रूल नहीं कर सकते। राइज इन डिमांड ऑफ द रेवेन्यू बाय जागीरदार की तरफ से डिमांड ज़्यादा आने लगी। राइज इन डिमांड ऑफ रेवेन्यू बाय जागीरदार, जिससे किसानों में बहुत डिसकंटेंट था, ठीक है। जागीरदार ज़्यादा ज़्यादा टैक्स मांगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसान परेशान होंगे। जागीरदारी सिस्टम में बहुत सारा भ्रष्टाचार था। नोबेलिटी के बीच में फैक्शनिज्म था, आधे नोबल किसी के साथ थे, आधे नोबल किसी के साथ थे। वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हुआ औरंगज़ेब की डेथ के बाद। इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने लगे जैसे मराठा, बुंदेला, सिख। नादिर शाह ने इन्वेट किया 1739 में। तो ये कुछ प्रोबेबल रीज़न थे जिनकी वजह से डिक्लाइन हुआ मुग़ल एम्पायर का। स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।